नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों का हो तत्काल निस्तारण करे अधिकारी। सीएम धामी ने कहा बिना संस्तुतित शिकायतें कोर्स क्लोज नहीं होंगी। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 31 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के दायित्व बदले। बंशीलाल राणा बने उत्तराखंड के नए खाद्यायुक्त। चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन हुए 2713 ऑफलाइन पंजीकरण। आज बसों को सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाएंगे हरी झंडे। लक्सर में यूरिया खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़, भारतीय किसान यूनियन ने गोदाम से सहारनपुर जा रही गाड़ी पकड़ी, पुलिस ने जांच शुरू की। रुद्रपुर में पकड़ी गई नकली एनसीईआरटी की किताबों का मामला अब राजस्थान से जुड़ा। कुछ किताबें भरतपुर के गोदाम में भी रखी गई थी। एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच। देहरादून से दिल्ली जाने वाली बसों का किराया 25% घटा। उत्तराखंड परिवहन निगम ने करीब 16 बसों का संचालन वाया एक्सप्रेसवे शुरू किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने गर्मी में खाए जाने वाले मौसमी फलों और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के साथ विशेष समर पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज के साथ बुरांश का जूस और हरिद्वार का प्रसिद्ध गुड़ भी शामिल रहा। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि ये सभी मौसमी फल प्रकृति की सौगात हैं। उनका बचपन से ही ऐसे आयोजनों का शौक रहा है। उन्होंने बताया कि भगवानपुर और अन्य मैदानी क्षेत्रों में इन फसलों की पैदावार होती है और वो लोगों को इनकी खेती के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। से मेरा शौक है। बचपन में मैं गांव घर के अड़ोस पड़ोस की ककड़ियां चूर चूर करके अपने या फल इत्यादि चूर करके अपने साथियों को खिलाता था। अब जो है ये सौगातें मान करके खिलाता हूँ। जो है मौसमी सौगातें हैं तो एक जो ककड़ी है, खीरा है, हमारा तरबूज है, खरबूज है, ये भी मौसमी हमारी सौगातें हैं। और हमारे ये मोहन ड्रॉ के चारों तरफ के एरिया में ये बहुत पैदा होती है। देहरादून में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के बाद मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को स्वयं मौके पर पहुंचकर जन समस्याओं का निरीक्षण किया। ये शिकायत जाखन निवासी विवेक मदान ने राजपुर रोड पर विद्युत लाइन अंडरग्राउंड करने के दौरान फुटपाथ क्षतिग्रस्त होने को लेकर दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि फुटपाथ निर्माण के बाद यूपीसीएल द्वारा अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए खुदाई की गई, लेकिन सही ढंग से भरान न होने के कारण टाइल्स धंस गई, जिससे पैदल राहगीरों को दिक्कत हो रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने लापरवाही पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर अंडरग्राउंड होने के बावजूद बिजली लाइनें बाहर दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर ये जाखन में इनकी दुकान है बेकरी की, बड़ी अच्छी है। पहले टाइल्स लगा रहे हैं फिर खोद रहे हैं। उधर आगे की तरफ को, ये गली की तरफ को जा रहा है जो एक रास्ता। तो कहाँ है विवेक जी? कहाँ है आप? है आप विवेक जी? ये आपका सक्सेसफुल नहीं है और हम भी दुखी हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने बाइक यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस यात्रा में महिला मोर्चा की पदाधिकारी और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि संसद में इस बिल पर मतदान से पहले यात्रा के माध्यम से मातृशक्ति का समर्थन प्रदर्शित किया गया। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि वो इस बिल पर समर्थन करें। वोटिंग भी होनी है और आज बिल कल से संसद में पेश हुआ है, उस पर बहस चल रही है। तो ये जन समर्थन महिलाओं का। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और जिसमें आपको बता दें कि एक बदमाश क्रांतनाथ के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से एक देसी तमंचा,
खोखा कारतूस और स्विफ्ट कार बरामद की गई है। एसएसपी देहरादून के अनुसार वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार पीली कोठी हर्रावाला के पास घूमती मिली, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो चालक हरिद्वार की ओर तेज गति से भागने लगा। पीछा करने पर कुआंवाला के पास वाहन टकरा गया, जिसके बाद आरोपी जंगल की ओर भागा और पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। आरोपी पर पहले से चोरी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल देर रात्रि डोईवाला थाना क्षेत्र के हर्रावाला क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत जो विशेष सघन अभियान चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान एक टैक्सी नंबर की गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी जो आती हुई दिखी, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा जब वहाँ से भागने का प्रयास किया, पुलिस के द्वारा आगे नाकाबंदी करके उसे रोकने का प्रयास किया। उसके द्वारा बैरियर को तोड़ते हुए उस गाड़ी आगे एक्सीडेंट हुई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जब उसे हिरासत में लेने की कोशिश की, संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर करके वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्काल उसे न्यूट्रलाइज करते हुए उसको हिरासत में लिया। इस क्रम में उसके पैर में गोली लगने की घटना हुई, जिसको तत्काल पुलिस ने अस्पताल भिजवाया था। मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया और अभी वो खतरे से बाहर है। देहरादून में मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। महापौर सौरभ थपलियाल ने फॉगिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। निगम का दावा है कि अब शहर के हर वार्ड में चरणबद्ध तरीके से फॉगिंग की जाएगी। नगर निगम देहरादून के द्वारा शहर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यापक फॉगिंग अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का शुभारंभ महापौर सौरभ थपलियाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फॉगिंग कार्य को नियमित और प्रभावी तरीके से सभी वार्डों में किया जाए, ताकि किसी भी क्षेत्र में लापरवाही न हो। नगर निगम की योजना के तहत 100 वार्डों में चरणबद्ध तरीके से फॉगिंग कराई जाएगी। इसके लिए टाटा चनान वाहनों, ई रिक्शा और हैंड हेल्ड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सक्रिय गलियों तक भी फॉगिंग पहुंच रहे और इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों, जलभराव वाले स्थानों और मच्छरों के प्रजनन स्थलों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मौसम आ गया और लगातार पिछले दिनों में बरसात भी हुई है और आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो मच्छरों के प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे कि मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना रहती है। इसलिए आज से हमने विधिवत फॉगिंग का कार्य शुरू कर दिया है और साथ ही साथ लार्विसाइड का छिड़काव भी एक टाइम टेबल बना के उसके हिसाब से छिड़काव किया जा रहा है और ये समस्त 100 वार्डों में किया जाएगा। सारी मशीनें हमारी उपलब्ध है, सबकी सर्विसिंग करा दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के मियांवाला के पास तालाब और जलमग्न भूमि पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी देहरादून से कहा है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर मामले की जांच कर उस पर 3 माह के भीतर निर्णय लेने को कहा। आपको बता दें कि देहरादून मियांवाला निवासी महेंद्र सिंह बटोला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में तालाब और जलमग्न भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। यही नहीं, एमडीडीए के द्वारा उस भूमि का स्वरूप बदलकर उसमें पार कर अपने हित के लिए रास्ता भी बना लिया है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में तालाब और जलमग्न के रूप में दर्ज है और इसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता, इसलिए इस पर अतिक्रमण को हटाया जाए। मामला था मियांवाला क्षेत्र देहरादून का, जहां पे एक ज़मीन है जो कि ऑन रिकॉर्ड जलमग्न भूमि है, तालाब का एरिया है, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर इंक्रोचमेंट कर रखा है और यहां तक कि नगर निगम ने भी उसमें पार्क बनाया है और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो उसको लेके हमने एक रिट पिटीशन यहाँ पे पीआईएल के तौर पे फाइल करी थी और क्योंकि वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनको काफ़ी इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके यहाँ जो वो तालाब था वो पहले सारा रेन वाटर और ये सारा वाटर उसके अंदर चले जाता था। देहरादून के मसूरी कैंट क्षेत्र में यमुना पुल के पास ट्रक दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति लापता हो गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम डाकपत्र पोस्ट से मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू की। जानकारी के अनुसार 2 अलग-अलग स्थानों पर हादसे हुए। जूडो क्षेत्र के पास नदी में गिरे ट्रक में सवार दोनों लोग सुरक्षित बच गए, जबकि यमुना पुल के पास दूर हुए दूसरे हादसे में चालक घायल होकर अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरे ट्रक में सवार एक अन्य व्यक्ति के लापता होने पर एसडीआरएफ ने यमुना पुल से डैम तक नदी तट और आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है।
खटीमा उधम सिंह नगर में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे बुजुर्ग समाजसेवी ओम प्रकाश वैश्य का आंदोलन तेज हो गया। तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर वो पिछले 15 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी दी है। ओम प्रकाश वैश्य ने 6 सूत्रीय मांग पत्र में अवैध कब्जों को हटाने, शासकीय भूमि को मुक्त कराने और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए साहब, हमारे वार्ड का सभासद जो है, इसके खिलाफ हम पहले भी भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। ये जो है बदले की भावना रखते हुए विकास के नाम से कतई जीरो है, जबकि ये सभासद है वहाँ का। वीडियोग्राफी भेजते हैं, मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, उठाते ही नहीं है। और इसने सारी ज़मीनें सरकारी बेच रखी हैं केतलचड़ा के अंदर, लेकिन प्रशासन से को मुकेश, इसका नाम जो है मुखर्जीत राणा है, और ये 3 पार्ट है, एक अमित राणा, एक ये, और अभी भी बहुत ज़मीन है। इसने मिट्टी तक अपने प्लाट में डला रखी है, बरकचार की घेर के। प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू नशे के खिलाफ भीमताल विधानसभा में नया और अनोखा अभियान चलाने जा रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि भीमताल विधानसभा में चारों तरफ नशे और अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है और विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नशे का और शराब का प्रयोग कर चुनाव लड़ा जाता है। इसलिए इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में वो भीमताल विधानसभा में नशे के खिलाफ जनता को जागरूक करने और बिना नशे के विधानसभा चुनाव किए जाने को लेकर अभियान शुरू कर रहे हैं। हरीश पनेरू ने बताया कि वो भीमताल विधानसभा में हर घर में गंगा जल, भगवत गीता और हनुमान चालीसा लेकर जाएंगे और लोगों से निवेदन करेंगे कि शराब के इस्तेमाल का चुनाव में प्रयोग बंद करने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। कि 2027 का चुनाव नजदीक है। लगातार पहाड़ में नशाखोरी बढ़ रही है, समाज में नशे की प्रवृत्ति के कारण आए दिन अपराध हो रहे हैं। तो इस नशे को रोकने के लिए 2027 में जो लोग शराब के बल पर, पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, हम जनता के बीच में जाकर घर घर गंगा जल पहुंचाएंगे, गीता का ज्ञान पहुंचाएंगे, हनुमान जी की शक्ति पहुंचाएंगे, ताकि हमारी माँ बहनों का सुहाग भी सुरक्षित रहे और एक अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। इसको लेकर हम पूरी भीमताल विधानसभा में मैं घर घर जाऊंगा और गंगा जल की और गीता का ज्ञान और हनुमान जी की शक्ति से उनको संकल्प दिलवाएंगे। टोवेला ब्लॉक में विकास कार्यों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने की। बैठक में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे और बैठक के दौरान ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बिजली, पानी, सड़क और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही नाले निर्माण, फेसिंग कार्य और ग्रामीण मार्गों के विकास से जुड़े प्रस्ताव भी रखे गए। ब्लॉक प्रमुख ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। अच्छी हो रही है, बल्कि अभी समाप्त नहीं हुई है, ये लंच विराम हुआ है, लेकिन जो बैठक जो है वो प्रॉपर अपने समय से शुरू हुई है। सभी उपस्थिति भी काफी रही है और जितने भी लोग जो है जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है, उसका जो है हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी और बाकी विभाग वालों ने भी जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि उनको जो है संतोषजनक उत्तर दिया जाए। हमारा मेन मुद्दा है कि हमने पहले कुछ समस्या मानी जो हमने दी थी वन मंत्री जो हमारे वन के बाकी जो कर्मचारी हैं, इनको हमने सोलर फेंसिंग से बताया था। सोलर फेंसिंग तो उन्होंने करवा दिया वो काम। हमने एक हमारा आपका गोविंदवाड़ा से बिशनगढ़ तक का घेर बाढ़ होनी है, चाहे वहाँ पे घेर बाढ़ हो जाए, चाहे वहाँ पे सोलर फेंसिंग लग जाए। डीसी की बैठक हमारी चल रही है, विभिन्न मुद्दों पर और विभिन्न विभागों की समस्याएं जनप्रतिनिधि रख रहे हैं और अधिकांश जो समस्याएं हैं काफी विभागों की उनका समाधान निकला है जो पिछली बीडीसी में हुई थी। और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें विशेष मैं बात करना चाहूंगा, सिंचाई विभाग हुआ, लोक निर्माण विभाग हुआ, इनकी जो समस्याएं अभी भी पेंडिंग चल रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि ने आज आक्रोश भी दिखा। मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि हम आगे वाली बैठक से पहले जो भी समस्याएं क्षेत्रीय जनता ने या जनप्रतिनिधियों ने उठाई है उनकी समाधान निकले। उत्तराखंड राज्य अपने आध्यात्मिकता के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत में प्रथम दर्जे की शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है, जिसके चलते कई बड़े शहरों ने उत्तराखंड में अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कर प्रदेश का नाम ऊंचा किया और वर्तमान में भी राज्य सरकार निरंतर ही शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार करने के लिए कार्य भी कर रही है। लेकिन प्रदेश में जहां सरकारी स्कूल सरकार के संरक्षण में आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं निजी स्कूल प्रगति की राह पर स्कूली बच्चों के अभिभावकों की जेब पर डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखने वाला उत्तराखंड शिक्षा माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है। हाल ही में छात्रों की किताबों से जुड़ा मामला सामने आया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग में भारी हड़कंप मच गया था, जिसको लेकर के न्यूज इंडिया ने खबर को प्रमुखता से चलाया था। उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया और निजी किताब विक्रेताओं से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया गया था। वहीं अब निजी स्कूलों की मनमानी के जरिए बढ़ती स्कूली बच्चों की फीस का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बीते दिन निजी स्कूल में मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी के संबंध में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ता अभिभावकों के साथ जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल प्रबंधन को नियम अनुसार फीस निर्धारित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी से आग्रह किया। इसके एक दिन पहले कांग्रेस महिला मोर्चा की ओर से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के घर का घेराव करते हुए कांग्रेसियों ने एडमिशन फीस और मंथली चार्ज से अभिभावकों पर बढ़ता बोझ और सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम न लगाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि आम अभिभावक परेशान हैं। पुलिस ने उन्हें आवास के पास जाने से रोका। इस प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को प्रतीकात्मक रूप में एक व्यक्ति को सामने बिठाकर उनसे स्कूल फीस और अन्य मुद्दों पर भी सवाल पूछे गए। विपक्षी दलों ने अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए मंत्री आवास का घेराव किया, साथ ही जिलाधिकारी से मिले ऐसे निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने का आग्रह भी किया और कार्रवाई नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। मैं आज जिलाधिकारी के कार्यालय गया था, जिलाधिकारी से मिलने गया था। उन्होंने 12 बजे का समय दिया था। मेरे पास देहरादून में कई अभिभावक आए। उन्होंने इस बात को कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है फीस की बेइंतहा जो है वृद्धि हो रही है, जिससे उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर व्यक्ति की स्थिति ये तो नहीं है कि वो जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस वृद्धि का भार वहन कर सके। कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए मैं जिलाधिकारी के पास गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे तो कोई इस प्रदेश के अंदर कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि हम इनको सुव्यवस्थित कर सकें। देखिए, पूरे देश में खासतौर पर उत्तराखंड में शिक्षा का व्यापारीकरण भाजपा की सरकार कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग आज बच्चों से जो उनके शिक्षा का अधिकार है उसको भी छीनना चाह रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा गई है। बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे लूट मची हुई है। क्वार्टरली बच्चों को फीस जमा करने के लिए एडवांस फीस जमा करवा रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति है जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसकी सैलरी महीने में एक बार आ रही है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार को सिर्फ एक ही संदेश है कि जो आप हर समय आम चुनाव के वक्त आम जनता को एक फीस एक्ट का झुंझुना थमाते हो और चुनाव में जीत हासिल करने के पश्चात इसको वापस ले लेते हो, तो जनता आपके इस भ्रमचाल से बाहर निकल चुकी है और समझ चुकी है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होना। और अगर अभी भी आप में कुछ इच्छा शक्ति रही है जनता का भला करने की, तो इस शिक्षा माफिया, पुस्तक विक्रेता और डेस्क विक्रेता का जो गठबंधन है, जो आम जनता को खुलेआम दोनों हाथों से लूट रहा है, इस पर फिक्स एक्ट बना के कार्रवाई कीजिए और जनता को इस लूट से निजात दिलाइए। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर लंबे समय से एक बड़ा विवाद बना हुआ है, जिसको लेकर अब की बार विपक्ष को भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है। विपक्ष का आरोप है कि बिना उचित कारण के निजी स्कूलों की फीस बढ़ा दी जाती है और वर्तमान सरकार मूक दर्शक बनकर ये सब देख रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे मनमानी कर रहे निजी स्कूलों को सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। साथ ही निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों को विशेष दुकान से महंगी कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर असहनीय बोझ पड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि समाज का मूल अधिकार है, लेकिन सामने आते इन प्रकरणों से कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में ठेस पहुंच रही है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। वहीं सत्ता पक्ष उक्त मामले में सफाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड क्रांति दल ने इससे पूर्व में महानगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बार ये अभियान चला था और उन्होंने इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ये जो जिस प्रकार से फीस बढ़ोतरी और दुकानों में किताबों के साथ इनकी जो संलिप्तता है, जो आपस में जुड़कर ये अभिभावकों के जेब काट रहे हैं, उसका विरोध किया था। लेकिन विडंबना ये है कि सरकार के कान में जूं नहीं रेंगता है। लेकिन अभी भी वक्त ज्यादा दूर नहीं गया, अगर जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इन पर सरकार ने लगाम नहीं कसी और जो दुकानदार हैं जो इन स्कूलों के साथ जुड़ करके। कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं कई बार सरकार को चेताने का कार्य किया है कि जिस तरीके से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है
और फीस वृद्धि के साथ साथ जो कॉपी किताबों के दाम है प्राइवेट स्कूल में वो इस कदर बढ़ रहे हैं कि अभिभावक परेशान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से जो स्कूल है वो स्पेशली एम्फसाइज करते हैं कि आप जो कॉपी किताबें हैं वो एक पर्टिकुलर दुकान से लेने का कार्य करिए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि फीस नियंत्रण कानून हम लेके आए और जो है कॉपी किताबों के भी दाम नहीं बढ़ने देंगे, दूसरी तरफ सरकार के नाक के नीचे से स्कूल प्रशासन ये मनमानी कर रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर विपक्ष सक्रिय है और वो सोच रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए हम जाएं और बात करें और पेरेंट्स के साथ में न्याय की बात करें, तो मेरा भी एक सवाल है कांग्रेस के उन लोगों से। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम नहीं किया। उस समय तो उनको फीस की याद नहीं आई, उस समय उनको पेरेंट्स की कोई दिक्कत परेशानियां याद नहीं आई। लेकिन आज सरकार ने सख्त अपना नियम बनाया है, कानून बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान रखने वाले उत्तराखंड राज्य में दिन प्रतिदिन कई मामले उजागर होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अब निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावकों की जेबों पर वार करते ज्वलंत विषयों के कारण प्रदेश की राजनीति में भी विपक्ष जमकर हल्ला बोल रहा है। मनमाने तरीके से पैसे वसूलने को लेकर बड़ा आक्रोश आम जनता के मन में सरकार और प्रशासन के खिलाफ बन चुका है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है और राज्य की छवि को प्रभावित करता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार को विचार करने की आवश्यकता जरूर है कि कौन है वो लोग जो शिक्षा को व्यापार बनाने में तुले हुए हैं और क्यों राज्य धीरे धीरे शिक्षा माफियाओं का अड्डा भी बनता जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।